दो यू हैव गिवन एग्जाम, भले ही आपने एग्जाम दिया है, ओके, लेकिन हमारे जो 2 से 3 चैप्टर बाकी है वो 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द वन न्यू चैप्टर दैट इज रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ओके, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ओके, ठीक है। वैष्णवी, आप मुझे बताइए कि प्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्रॉप्स? क्रॉस मतलब प्रॉपर्टी, जो हम कंपाउंड के थ्रू कुछ पैरामीटर पास करते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉप हम लोग डेटा को पास करने के लिए यूज करते हैं, राइट? यस सर। ओके। तो एक प्रॉप एक तरीका है, डेटा अगर मैं कंपोनेंट के बीच में डेटा अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो प्रॉप एक तरीका है, लेकिन वो यूनिक वे नहीं है। इट इज नॉट अ यूनिक वे टू पास द डेटा इन अमोंग द कंपोनेंट्स। ओके, अभी मैं इन बिटवीन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग दो के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर हैविंग द मेनी कंपोनेंट्स एंड इफ आई वांट टू पास द डेटा among the components, then we can use the context, okay। तो डेटा जब पास होगा, बट ऑब्वियसली उसकी जो जितने भी कंपोनेंट में से डेटा पास हो रहा है वहां पे स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। जहां जहां पे जिस जिस कंपोनेंट में पास हो रहा है डेटा, वहां वहां पे हम लोग स्टेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। सो ऐसे इतने सारे कंपोनेंट में जब हम लोग स्टेट को चेंज करेंगे, डेटा को पास करेंगे, तो इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे जगह पे हम लोग डेटा को पास करने के लिए और उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, ओके। वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट फॉर दैट पर्पज, ओके। उस पर्पज के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। क्योंकि अगर मेरे पास ये दो दो डायग्राम को समझते हैं हम लोग कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओके। इफ आई एम हैविंग द सम सॉर्ट ऑफ डेटा, अगर मेरे पास एक डेटा है और जैसे एक कंटेनर कंपोनेंट है, कंटेनर कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट में दो चाइल्ड कंपोनेंट है, मैं सबसे पहले डेटा कंपोनेंट कंटेनर कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में लूंगा, और चाइल्ड कंपोनेंट के भी सब कंपोनेंट है, जैसे दूसरे दो दो चाइल्ड कंपोनेंट है। तो ये पहला स्टेज, डेटा सबसे पहले बाहर से डेटा कंटेनर में आएगा, ओके। डेटा कंटेनर से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में जाएगा, और ये दो चाइल्ड कंपोनेंट बाकी दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ऐसे डेटा को पास होने में, इसको हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। डेटा को ऐसे पास होने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहता है। अभी मैं जनरली हम लोग ऐसे टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, देखिए डेटा अभी बाहर से आ रहा है, तो जब डेटा बाहर से आएगा तो हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से इसको कंट्रोल करेंगे, मतलब एपीआई से हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप को ना यूज करते हुए अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करता हूँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट को, रिएक्ट की जो भी कॉन्टेक्स्ट का जो कंसेप्ट है उसको एक एपीआई की तरह अगर मैं यूज करता हूँ, तो डेटा मुझे एक हर एक कंपोनेंट से लेना नहीं पड़ेगा। I will use the data with the context API from the external resources। मैं मेन कंटेनर में लूंगा, मेन चाइल्ड में लूंगा, और जो भी चाइल्ड कंपोनेंट ये या फिर जो उसके जो पेरेंट कंपोनेंट या सॉरी उसके जो भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, वो चेंज वहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, मतलब एक कंपोनेंट में डेटा हम लोग ले रहे हैं
एक कंपोनेंट में डेटा वो लेने के बाद उसका जो भी करस्पॉन्डिंग चेंज है, ये करस्पॉन्डिंग चेंज सारे कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, मींस व्हाट इज अ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई आपको ये पूछता है कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट है क्या, तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अ मेथड टू पास द प्रॉप फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। ओके, एक एक मेथड है जिससे हम लोग प्रॉप को पास करते हैं। अभी आपको पता है कि प्रॉप डेटा को पास करने के लिए यूज होता है पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास प्रॉप है तो मैं दूसरा और एक कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट क्यों यूज करूँ? ओके, सो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आप हम लोग प्रॉप को पास करेंगे, एप्लीकेशन की स्टेट भी क्या होगी? चेंज होगी। ओके, अभी जितने नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट होंगे उतनी उतने टाइप मुझे प्रॉप को पास करना पड़ेगा, और प्रॉप को पास करने के बाद उतनी उसकी स्टेट चेंजेस होती जाएंगी। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग हैंडल नहीं कर सकते बस सिंपली प्रॉप से। तो उसकी जगह पे हम लोग इस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा ही और एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग रिडक्स बोलते हैं। रिडक्स, ओके, ये आपने एक्सटेंशन यूज किया हुआ है अभी तक, ES7 रिडक्स। ओके, उसका काम क्या है? ये भी एक एक्सटर्नल एपीआई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिडक्स यूज करते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट भी रिडक्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? रिडक्स भी डेटा शेयर करने के लिए भी यूज होता है। ओके, प्रॉप भी डेटा शेयर करने के लिए यूज होता है, और कॉन्टेक्स्ट भी डेटा शेयर करने के लिए क्या होता है? यूज होता है। ओके, लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे? देखिए, अगर आप रिडक्स यूज करते हो तो रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड आपको लिखना पड़ता है। ओके, मीन्स रिडक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का कोड लिखना थोड़ा इजी है। ओके, कॉन्टेक्स्ट के कोड को हम लोग एक इजीएस्ट वे से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, फाइन। अभी मीन्स द कंपैरिजन वाइज कॉन्टेक्स्ट इज मोर इजियर देन द रिडक्स। ओके, और रिडक्स वो थोड़ा सा कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, सो आई होप कि ये अंडरस्टैंड हो गया सबको कि जो भी कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे यूज करेंगे। मल्टीपल कंपोनेंट में मुझे हायरार्किकली डेटा क्या करना है? पास करना है एट अ टाइम। जो चेंज मैं मेन कंपोनेंट में करता हूँ वही चेंज मुझे सारे कंपोनेंट में एक्सपेक्टेड है। ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे यूज करना है? वैष्णवी, आकाश। सर एक बार बताइए यस। जरा। ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए। ओके, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये प्रॉप की तरह ही है। प्रॉप प्रॉप से भी हम लोग डेटा को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर मैं प्रॉप यूज करता हूँ तो प्रॉप से मैं डेटा पेरेंट से चाइल्ड इतना ही क्या कर सकता हूँ? कंसिडर कर सकता हूँ। मतलब एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है। एट अ टाइम हम लोग एक पेरेंट से डेटा एक चाइल्ड में क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मैं एक पेरेंट में से डेटा मल्टीपल चाइल्ड के अंदर क्या करना चाहता हूँ? पास करना चाहता हूँ। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉप्स को यूज करेंगे। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉप। लेकिन ये कॉम्प्लिकेसी अगर मुझे रिड्यूस करनी है तो प्रॉप की जगह पे मैं कॉन्टेक्स्ट को डेटा को शेयर करने के लिए अमॉन्ग द कंपोनेंट, ओके, वी कैन यूज द वी कैन यूज द कॉन्टेक्स्ट। वहां पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? एक बार डेटा लेगा मेन कंटेनर में। मेन कंटेनर में डेटा लेने के बाद वो जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली सारे कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, so that corresponding change will occur in all the components। ओके, तो ये कंसेप्ट है सिंपल।
कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट भी एक रिडक्स की तरह ही है। ओके, रिडक्स इसको थर्ड वे से भी लिखा जा सकता है। थर्ड वे मतलब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इसको रिडक्स से भी आप आगे लास्ट चैप्टर पढ़ोगे रिडक्स नाम का। रिडक्स भी एक एपीआई से डेटा कॉल करने के लिए यूज होता है। ओके, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉप कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। प्रॉप की कॉम्प्लिकेसी अगर मुझे कम करनी है तो मैं कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ, और अगर रिडक्स से भी मैं डेटा पास कर सकता हूँ, लेकिन रिडक्स का जो कोड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है रादर देन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से हम लोग इजीएस्ट वे से डेटा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और डेटा को पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी ये अगर मतलब एक ये बहुत ही थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। ओके, अभी मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, राइट? ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, एक यूजर के नाम से लॉग इन करता हूँ। फाइन, चलो मैं एक यूजर के नाम से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ओके, ये यूजर है, यूजर के नाम से हम लोगों ने लॉग इन कर दिया। ठीक है, अभी ये जो यूजर लॉगिन हुआ है इसमें ऑल टुगेदर 10 कंपोनेंट है। फाइन, मुझे बताइए कि ये जो यूजर है ये एट अ टाइम कितने कंपोनेंट में लॉगिन रहेगा? कितने कंपोनेंट में ये एट अ टाइम लॉगिन रहेगा? एक एक में कि 10 में? लोड एक ही होगा बस, हर एक को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। 10 में यानी सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लॉग इन रहेगा। हाँ सॉरी, आपने बोला कि एक एक जगह पे मैंने लॉगिन किया तो मुझे मल्टीपल मल्टीपल जगह पे वो एक्सेस मिलेगा। ठीक है, नाउ इफ आई विल यूज द करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग डेटा इन ऑल द कंपोनेंट, मतलब ये यूजर है, ये यूजर कितने कंपोनेंट में अवेलेबल मिलेगा हम लोगों को? बट ऑब्वियसली 10 कंपोनेंट में अवेलेबल मिलेगा। देखिए, अगर मैं क्लास नाम के कंपोनेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे जो यूजर है उस यूजर के सारे जो भी क्लासेस होंगे वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं अगर असेसमेंट में लॉग इन कर रहा हूँ तो यूजर ने कितने असेसमेंट दिए हैं ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं कोई अगर इनसाइट में चेक कर रहा हूँ तो यूजर का परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो मीन्स दैट एट दैट टाइम यूजर इज अवेलेबल इन ऑल द कंपोनेंट, ये all सारे कंपोनेंट में यूजर का जो डेटा है वो अवेलेबल है। लेकिन क्या हम लोगों ने ये जब एक्सटर्नल डेटा जैसे लॉगिन किया, यहाँ पे लॉगिन किया हम लोगों ने, कि ये लॉगिन करते समय क्या हम लोगों ने इस डेटा को एक ही कंपोनेंट में पास किया कि मल्टीपल कंपोनेंट में पास किया? बताइए, एक कंपोनेंट में पास किया है हमने कि मल्टीपल कंपोनेंट में पास किया है? एक ही कंपोनेंट में पास किया है। एक कंपोनेंट में पास किया, राइट? ओके, एक कंपोनेंट में पास करने के बाद भी मुझे डेटा मल्टीपल कंपोनेंट में अवेलेबल मिलता है, एंड दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यही कंसेप्ट है कॉन्टेक्स्ट का।
ये जनरली ये फंक्शनैलिटी हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरे पास एक पेरेंट का एक बड़ा कंटेनर कंपोनेंट है। कैसे ये बड़ा कंटेनर कंपोनेंट है, ये इसके दो चाइल्ड है। ओके, अब इस चाइल्ड के भी मतलब इस चाइल्ड में भी और 11 कंपोनेंट है। ओके, जो साइड बार नाम का जो चाइल्ड है वहां पे भी 11 कंपोनेंट है। इस 11 कंपोनेंट में से मैं किसी भी कंपोनेंट में एंटर करता हूँ, करस्पॉन्डिंग चेंज करता हूँ, तो ये जो चेंज है ये दूसरे चेंज में का क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो दैट चेंज इट इज बिन रिफ्लेक्टिंग इन अनदर कंपोनेंट। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये एक कंपोनेंट से डेटा अभी मैं दूसरे कंपोनेंट में लेके जाना चाहता हूँ, ओके, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग एक इजीएस्ट वे से डेटा को पास कर सकते हो। ओके, यू कैन पास दिस डेटा बाय द इजीएस्ट वे ओवर हियर। ओके, तो यही कंसेप्ट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे। ओके, अगर कोई डेटा एक ग्लोबल फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना है, ग्लोबल फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करना है। जैसे एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, अब ये जो मैंने ये लॉगिन किया, लॉगिन इसी के लिए किया कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ओके, जो करंट ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ये करंट ऑथेंटिकेटेड यूजर का डेटा जितने भी वो कंपोनेंट एक्सेस कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसी जगह पे आप रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो। या फिर आप समझो अगर अगर एक कोई एप्लीकेशन है, आप ऐसी कोई एक थीम सेट करना चाहते हो और वो थीम ग्लोबली आप सारे कंपोनेंट में यूज करना चाहते हो, तो ऐसी जगह पे भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हो थीम सेट करने के लिए। ओके, और उसके बाद हम लोग एक स्टाइल की तरह भी इसको पास कर सकते हैं एज एन प्रॉप। ओके, प्रॉप को भी हम लोग पास कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम लोग एक यूजर के डेटा को पास कर सकते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल दिया है, इससे बेटर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ओके, समझो मेरे पास ए बी सी ये तीन कंपोनेंट है। ओके, जहाँ पे ए कंपोनेंट ये बी का पेरेंट है। ओके, मतलब ए कंपोनेंट क्या है, बी का पेरेंट है, तो बी चाइल्ड है ए का। ओके, और सी जो कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट सी कंपोनेंट चाइल्ड है बी का। तो ये हायरार्की कैसे है, ए बी सी, ये जनरेशन जा रही है ए बी सी। अभी मैं डेटा क्या करना चाहता हूँ, मैं डेटा बस खाली ए को पास करना चाहता हूँ, और मैं ये करना चाहता हूँ कि जो डेटा मैं ए को पास कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली बिना बी को पास किए हुए मैं डायरेक्टली सी में एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, तो ऐसी जगह पे वो डेटा हमको बी में भी मिलेगा और सी में भी मिलेगा। ओके, अगर हम लोग सिंपल प्रॉप यूज करते हैं, तो प्रॉप यूज करने से क्या होगा, प्रॉप यूज करने से डेटा मुझे दो बार पास करना पड़ेगा, पहले ए टू बी, बी टू सी। ऐसे जितने भी हेरार्चिकल कंपोनेंट होंगे, ये सारे हेरार्चिकल कंपोनेंट में मुझे प्रॉप यूज करके डेटा को पास करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी। ओके, लेकिन अगर ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट यूज करता हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट यूज करने के बाद इसके बाद में जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, सारे चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आप बड़े एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, जैसे लॉगिन जैसी फंक्शनैलिटी करते हो, आप 8-10 एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ऐसी जगह पे आप लोग कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हो। ओके, यू विल यूज द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये समझ में आ गया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको कि कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट एक्चुअली कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। यस सर। ओके, एंड सो ग्लोबल ग्लोबल डेटा को पास करने के लिए कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। ओके, फाइन। अभी हम लोग एक कोड देखेंगे
आज मैं परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आज का कोड बस खाली समझा के दूंगा आप लोगों को, ठीक है? फाइन। अभी मुझे बताइए, अभी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में डेटा कहाँ से आ रहा है? जैसे हमने अभी लॉगिन किया, ओके, एक यूजर के नाम से हम लोगों ने लॉगिन किया है, ओके। तो उस यूजर का डेटा कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ पे स्टोर है? आई मीन टू से वेयर इट इज स्टोर्ड। डोम में। डॉम में नहीं स्टोर है। डॉम में कैसे स्टोर रहेगा? बैकएंड में। वो डेटाबेस में स्टोर रहेगा ना, किसी जैसे अगर लर्न कोच का ऑर्गेनाइजेशन है, लर्न कोच के ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटाबेस रहेगा, वो डेटाबेस में ये डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ओके। अभी वो जो यूजर है, वो यूजर लॉगिन करना चाहता है अपने नाम से, उसने क्या किया, उसने अपने क्रेडेंशियल उस फॉर्म के अंदर पुटअप किए, ऑथेंटिकेशन किया। ऑथेंटिकेशन करने के बाद सक्सीड अगर हो गया तो वो मेन कंटेनर पे ट्रैवल हो गया, मतलब ये यहाँ पे मेन कंटेनर तक ये डेटा गया है, ओके। अभी यूजर मेन कंटेनर में है, तो ये चीज सारे कंपोनेंट को पता है कि ये यूजर, ये अमुक अमुक यूजर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे मैंने अनंत नाम से अगर लॉगिन किया है, तो सारे कंपोनेंट में अनंत का ही डेटा दिख रहा है, किसी दूसरे यूजर का डेटा नहीं दिख रहा है, ओके। इट मीन्स दैट इट इज अ ग्लोबल, ओके। तो ऐसे डेटा का जो भी आप लोग क्या करना चाहते हो, ऐसा डेटा, अभी वो डेटा कुछ भी हो सकता है, और बहुत बार हमने बोला है कि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है डेटा। जैसे यूजर है, यूजर का नाम रहेगा, यूजर का रोल नंबर रहेगा, यूजर का आईडी रहेगा, ओके। ये डेटा क्या, यूजर आईडी रहेगा, यूजर पासवर्ड रहेगा, तो ये डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होगा, पास होगा। फाइन। जब हम लोगों को ये डेटा हम लोगों को अपने एप्लीकेशन में लेना रहता है, मतलब ग्लोबल डेटा जब हम लोग अपने अपने एप्लीकेशन में लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ओके। देखिए इंटरफेस, इंटरफेस क्या है ये मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। व्हाट इज इंटरफेस? ओके, इंटरफेस इज वन टाइप ऑफ द क्लास। इंटरफेस एक तरीके का क्लास ही है, ओके। जैसे आप मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हो ना, उसको एक्सपोर्ट करते हो, ओके। तो वैसा ही इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, एक तरीके का क्लास ही है। जो मैं क्या करूंगा, जो मैं एक अ, जिसमें मैं जितनी भी डिटेल मैं यूजर के एक्सेस करना चाहता हूँ, उतने डिटेल मैं वहां पे रेंडर करूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर नेम और यूजर आईडी अगर पास करना चाहता हूँ, और मैं अगर मुझे अगर लग रहा है कि यूजर नेम ये स्ट्रिंग रहने वाला है, यूजर आईडी अगर एक नंबर रहने वाला है, तो हम लोग जो जिस टाइप का डेटा रहेगा, उस टाइप के डेटा का डिक्लेरेशन हम लोग कहाँ पे करेंगे, इंटरफेस में करेंगे, ठीक है। तो है ये एक तरीके की क्लास। This is a one class which I want to define as an a globally. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है, okay. Let's define an interface or a class. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये या तो हम लोग इंटरफेस बनाएंगे और क्लास बनाएंगे, ओके। इंटरफेस बनाना इसलिए जरूरी रहता है कि वो जो डेटा है वो आप ग्लोबली सारे कंपोनेंट में क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो, ओके। तो उस क्लास को आप जितने भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, जितने भी कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में यूज कर रहे हो, वो सारे कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में आप क्या करोगे, पास करते जाओगे, जहां जहां पे आपको उस डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि इंटरफेस आप एक बार डिक्लेयर करोगे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हो, वो सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको डिफाइन करते जाओ, ओके, ठीक है। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इंटरफेस, ये बेनिफिट है इंटरफेस को डिफाइन करने। फाइन। तो ये देखिए,
यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये एक इंटरफेस हमने क्रिएट किया, जितने भी प्रॉपर्टीज आप यूज करना चाहते हो उतने प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज कर दिया। ओके, अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक प्रोग्राम जो लिखा है, ओके, ये देखो यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करके दिया, एक्सपोर्ट करके दिया आप लोगों को, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम एक्चुअली JSX का नहीं है, इट इज नॉट अ JSX कोड। ओके, दिख रहा है आपको JSX की तरह ही, ओके, लेकिन इसको सेव करते समय देखिए, इसको सेव करते समय एक तो अलग, थोड़े से अलग तरीके से लिखा गया है। JSX की जगह पे TSX लिखा है। नाउ व्हाट इज अ TSX? TSX क्या है? किसी को पता है? वैष्णवी, आकाश, दोनों में से? नहीं पता। ओके, सो इसको हम लोग टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट। ओके, अगर आपको कोई कहीं पे भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। मतलब जो कमांड आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो, उसी कमांड को आप लोग HTML के साथ में आप कंबाइन करके वहां पे, जैसे HTML के कुछ एक्सप्रेशन है, उसको कंबाइन करके आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो। इट इज अ सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो उस जावास्क्रिप्ट के सुपरसेट को यहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्या किया गया है? इंपोर्ट किया गया। ओके, उस टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसलिए इसको इंपोर्ट करना इजी रहता है। ये देखिए, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। ओके, इंपोर्ट दिस एस्ट्रिक एज ए रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अभी तक आप लोगों ने, अभी तक जितने भी प्रोग्राम लिखे आप लोगों ने, वहां पे जनरली आपने लिखा है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऐसा लिखा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल। जो भी यूनिवर्सल कोड है, उस यूनिवर्सल कोड को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है एज एन रिएक्ट, और ये कोड लिखा है हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में, जो एक सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जनरली दूसरे फ्रेमवर्क में ये यूज करते हैं, एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क में ये यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट को। ठीक है, फाइन, ये क्लियर हो गया। इसमें छोटी छोटी चीजें क्लियर करते जाओ। आज हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं लेंगे, बस थियोरेटिकली मैं समझाऊंगा, आज कल मैं पूरा प्रोग्राम लूंगा। ओके। सर इथे कोणता इनहेरिटन्स लागू होता है? इथं इनहेरिटन्स वगैरह काहीच लागू होत नाहीये, नथिंग। ओके, कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहे हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को यूनिवर्सली पास कर रहे, ग्लोबली पास कर रहे सारे कंपोनेंट। वी आर नॉट इनहेरिटिंग द डेटा। सर मग ते ए आणि बी, ABC होतं ते तिथं ते इनहेरिटन्स लागू होईल ना? नाही, ते इनहेरिटन्स नाहीये, तो दिसतोय कन्सेप्ट इनहेरिटन्स सारखा, पण तो इनहेरिटन्स नाहीये। ओके, तिथे त्यांनी फक्त एक्झाम्पल दिलंय की ए मधून बी मध्ये ना बी मधून सी मध्ये। ओके, असं एक्झाम्पल दिलेलं, मी एक सिंपल एक्झाम्पल देतो बघा। हे बघा, हा युजर आहे। ओके, हा युजर समजा माय लर्निंग कंपोनंट चेक करताय, तर माय लर्निंग कंपोनंट हा त्याचा मेन कंटेनर आहे असं समजा। ओके, त्याच्यामध्ये जितकेही चाइल्ड आहेत, या माय लर्निंगचे समजा चार चाइल्ड आहेत, कोणकोणते? माय क्लास, असेसमेंट, पेस आणि परफेक्शन, हे सगळे काय आहेत? त्याचे चाइल्ड आहेत समजा। ओके, आणि त्याचे रिवॉर्ड्स हे सगळे त्याचे चाइल्ड आहेत। तर असतो, जर असेसमेंट मध्ये जर चेक करेल, आता माय लर्निंग मधून मी या बाकीच्या याच्यामध्ये गेलो, तर माय लर्निंगचा असेसमेंट जो चाइल्ड आहे तो असेसमेंट कंपोनंट मध्ये गेला। याचा अर्थ असा नाही झाला की जी जी प्रॉपर्टी मी पास करतोय मेन कंटेनर मधून, तीच प्रॉपर्टी मी इकडे पण पास करतोय, असं नाहीये। तर दिस इज अ नॉट अ इनहेरिटन्स, हा डेटा इनहेरिटन्स नाहीये। पण
तो जो काही ग्लोबल युजरचा जो डेटा आहे तो ऑटोमॅटिकली इथं काय होतोय, ऍक्सेस होतो. ओके, युजरचा डेटा, कारण की हा इथं युजर एकच आहे. इथे त्याच युजरचे असेसमेंट दिसत आहेत, ते त्यांनी दिलेले आहेत किंवा ते जे त्यांनी पेंडिंग ठेवलेले आहे. ओके, तर तोच युजरचा डेटा इथे दिसत आहे. क्लिअर आहे? येस सर. आणि सर तो इंटरफेस त्याचा संबंध इनहेरिटन्स सोबत नाही ना इथे? नाही नाही, इंटरफेस आपण तेव्हा, इंटरफेस एक प्रकारचा क्लास असतो जो आपण बाहेरून डेटा घेण्यासाठी काय करतो, लिहितो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक स्टुडंट नावाचा एक, समजा एक स्टुडंटचा डेटा मला घ्यायचा आहे. ओके, एक स्कूल आहे आणि त्या स्टुडंटचा डेटा मला घ्यायचा आहे. ओके, तर असे असे थाउजंड्स ऑफ स्टुडंट्स असतील समजा. प्रत्येक स्टुडंटला काहीतरी त्याचं नाव असेल, रोल नंबर असेल, त्याचं स्टँडर्ड असेल. ओके, तर हा डेटा मला काय करायचा आहे, ऍक्सेस करायचा आहे सगळ्या ठिकाणी. तर मी काय करणार, प्रत्येक ठिकाणी या प्रॉपर्टीज डिक्लेअर न करत बसण्यापेक्षा त्याचा एक इंटरफेस तयार करून घेणार, ज्याच्यामध्ये मी 3 गोष्टी डिक्लेअर करणार. स्टुडंट नेम ॲज अ स्ट्रिंग, स्टुडंट स्टँडर्ड ॲज अ नंबर, अँड स्टुडंट रोल नंबर ॲज अन अगेन वन्स अगेन ॲज अन नंबर. ओके, तर ज्या गोष्टी तुम्हाला थ्रू आउट द कंपोनंट सगळीकडे लागणार आहेत, त्या गोष्टी तुम्ही आधीच डिक्लेअर करून घेता इंटरफेस मध्ये. ठीक आहे, आणि तो इंटरफेस तुम्ही सगळीकडे वापरत जाता. ओके सर. क्लिअर आहे? येस सर. इथं पण आपण तेच केलेलं आहे. इथं आपण जो काही कंपोनंट पाहतोय, ओके, इट इज नॉट अ वन इनहेरिटन्स. हे इनहेरिटन्स नाही, इट इज अ पासिंग ऑफ द डेटा along with the state, along with the manipulating the state as an context. कॉन्टेक्स्टच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण डेटा काय करतोय, पास करतोय. हे बघा, ऍक्च्युअल मध्ये डेटा पास नाही झालेला आहे, पण मी यूज सगळीकडेच करू शकतो. हे बघा, जसं प्रॉप मध्ये डेटा पास होतो, तसा इथं ऍक्च्युअल मध्ये डेटा पासच झालेला नाहीये, पण युटिलाइज सगळीकडे होतो. ओके, सो दॅट इज अ कॉन्टेक्स्ट. ठीक आहे, आणि हे टाइपस्क्रिप्ट मध्ये का लिहिलंय, कारण की टाइपस्क्रिप्ट मध्ये यासाठी, तुम्ही याला रिॲक्ट मध्ये पण लिहू शकता, पण टाइपस्क्रिप्ट मध्ये यासाठी कारण की तिथं मला ऍज अन सुपरसेट वापरायचा आहे जावास्क्रिप्टचा, म्हणून आपण तिथं टाइपस्क्रिप्ट मध्ये लिहिलेलं आहे, ग्लोबली वापरायचं असल्यामुळे. ठीक आहे, टाइपस्क्रिप्ट आपल्याला अलाउ करतो जावास्क्रिप्टिंगचा कोड HTML एक्सप्रेशन सोबत कंबाईन करण्याला अलाउ करतो, आणि तो सुपरसेट आहे जावास्क्रिप्टचा. म्हणजे ज्या गोष्टी मी जावास्क्रिप्ट मध्ये करू शकतो, त्या सगळ्याच गोष्टी मी टाइपस्क्रिप्ट मध्ये पण करू शकतो. क्लिअर? आता काय करणार बघा, इथे या प्रोग्राम मध्ये काय करणार, समजा माझ्याकडे 3 कंपोनंट आहेत. तर आपण इथं 3 कंपोनंट क्रिएट करून दिले, आणि आपला डेटा एकच असणार आहे. समजा एक्स नावाचा एक डेटा आहे. ओके, नेम आहे एक्स आणि मार्क्स आहेत 20. आता हे मला काय करायचे आहे, ए नावाचा एक कंपोनंट आहे, ए मधून मला बी मध्ये पास करायचे आहे, आणि बी मधून मला सी मध्ये काय करायचे आहेत, पास करायचे आहेत. आणि याला यूज करतोय आपण सी मध्ये, समजा सी मध्ये यूज करतोय. ओके, तर मला असं डायरेक्टली 3 वेळा प्रॉप्स पास करायची गरज नाहीये. आय विल यूज इट ओनली, आय विल डिक्लेअर दॅट इंटरफेस इन ओनली वन टाइम. ओके, ए मध्ये त्याला पास करणार आणि डायरेक्टली सी मध्ये त्याला ऍक्सेस करणार. ओके, त्याचा आउटकम आपल्याला ए मधून डायरेक्टली कुठे मिळेल, सी मध्ये मिळेल. ओके, लाईक दिस. जसा इथं आउटकम मिळालेला आहे, हा हे सेमच प्रोग्राम करणार आहोत आपण उद्याला पण. ओके, सो वी विल गेट दॅट डेटा फ्रॉम ए टू डायरेक्टली सी. देर इज नो नीड टू पास द डेटा फ्रॉम ए टू बी अँड बी टू सी. असं पास करायची गरज नाही. ठीक आहे,
कारण की जेवढ्या वेळेस तुम्ही डेटा पास करणार ऍपची स्टेट तेवढ्या वेळेस चेंज होत जाणार. जेवढ्या वेळेस स्टेट चेंज होत जाणार तेवढं ते कॉम्प्लिकेटेड आणि टाइम कन्झ्युमिंग होत जाणार. ओके, सो टू मेक युअर ऍप ॲज अन लेस कॉम्प्लिकेटेड अँड the it will take the its risk to improve the response time, you can use the context. त्या ठिकाणी तुम्ही कॉन्टेक्स्टला काय करू शकता, यूज करू शकता. ठीक आहे. तर हा कन्सेप्ट थोडासा तुम्ही एक आज थोडं वॉच करून ठेवा, बघून ठेवा हा थोडासा कन्सेप्ट. ओके, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. ज्या लोकांना रिॲक्ट वरती पुढे जाऊन प्रोजेक्ट करायचे आहेत त्या लोकांनी हा कॉन्टेक्स्टचा कन्सेप्ट लिहायचाच आहे. ओके, म्हणजे लिहायचा आहे म्हणजे कॉन्टेक्स्टचा कन्सेप्ट लर्नच करायचा आहे. जे आता जे 3 जे चॅप्टर्स बाकी आहेत ना ते प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहेत तिन्ही. ओके, तर बाकीच्यांचं जाऊ द्या, पण ज्यांना ज्यांना अप्लिकेशन खरंच डेव्हलप करायचं असेल पुढे जाऊन रिॲक्ट मध्ये त्यांनी प्रत्येकाने हे क्लासेस केले पाहिजे. ठीक आहे. क्लिअर वैष्णवी, आकाश? Yes, sir. येस सर. चला मग आज इथं थेरॉटिकलीच आपण स्टॉप करतोय. ओके, आणि उद्या आपण याचं प्रॅक्टिकल बघूया आणि प्रॅक्टिकली याला कन्सिडर करूया. ठीक आहे. सर, एक क्वेश्चन होता. काय म्हणाले? एक क्वेश्चन होता सर. हा बोला ना. तर जर आपण राउटर यूज करत आहोत, हा, मल्टिपल कंपोनंट मध्ये यूज नाही करू शकत का राउटर? मल्टिपल कंपोनंट मध्ये तुम्ही यूज करू शकता राउटरला, पण राउटर ऍक्च्युली पहिल्या पेज वरतीच आपण जो मेन पेज असतो ना तिथंच आपण राउटर यूज करतो आणि राउटर यूज केल्याच्या नंतर तो नेव्हिगेट करण्यासाठी कामात येतो. म्हणजे एका पेज वरून दुसऱ्या पेज वरती डायव्हर्ट करण्यासाठी आपण राउटरला यूज करतो. विदाउट युअर ऍप्लिकेशन विल बी लोडेड. म्हणजे पुन्हा तुमचं ऍप्लिकेशन पुन्हा रिलोड होण्यापेक्षा तिथं तो राऊट करतो. म्हणजे पाच पूर्ण राउटरच्या हा बोला, तुम्ही बोला. पूर्ण म्हणजे राऊट जे पण करायचे, आता समजा मी होम पेज घेतला, नाही होम पेज नाही, आपलं काय म्हणतात हम्म, कॅरसल मेनू वाला पोर्शन होता. मेनू पोर्शन मध्ये नाही का हम्म, आणि त्याच्यानंतर अजून पण त्याचे सब क्लासेस आहेत. दुसऱ्या याच्यावर आपल्याला जायचं पेजवर, आपल्याला राऊट बरं, करायचं. तर मग त्या राईट. केसमध्ये पण मेन ॲप डॉट जे एस आहे किंवा इंडेक्स डॉट जे एस आहे याच्यामध्येच करावं लागेल का? ते बाकीच्या पण की त्यांना म्हणजे रिस्पेक्टेड दुसऱ्या कंपोनंट मध्ये पण त्यांना नाही का राउटर यूज करून करावं? नाही, त्याला फक्त तुम्ही ऍप डॉट जेएस किंवा इंडेक्स डॉट जेएस मध्ये जे ग्लोबल आहेत किंवा जो खूपच पॅरेंट कंपोनंट आहे तिथंच फक्त यूज करायचं. त्यातूनच बाकीच्या ठिकाणी गरज नाही त्याची. ठीक आहे. पण असं असू शकतं की समजा तुम्ही म्हणजे खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे समजा आणि एक 7-8 मॉड्यूल तुम्ही तयार करत आहात. ओके, तर प्रत्येक मॉड्यूल मध्ये तुम्ही वेगवेगळं राउटर टाकू शकता. ठीक आहे सर, तोच ट्राय करून राहिलो तो. हम्म. ॲप डॉट जे एस मधला झाला सक्सेसफुल. मग त्याच्यानंतर जे करत आहे तर नॉट डिफाईन म्हणून दाखवते हा, त्याचा पाथ सेट होत नाही ना कारण की त्याच्यामुळे. हम्म. एखाद दिवस येऊन तिकडे करून बघावं लागेल लॅबमध्ये. नाही, त्याचा पाथ सेट करावा लागेल. तर तुम्हाला जो आहे ना पाथ आणि त्याची राउटर जी लिंक असते ना ती राउटर लिंक मॅच झाली पाहिजे जिथे तुम्ही डायव्हर्ट करताय त्याच्यासोबत. येस सर. हम्म. आता मेंटेन करून घेतो पहिलं पॅरेंट कंपोनंट सोबत. हा मग आपले चाइल्ड कंपोनंट असतात त्याचे म्हणजे सब चाइल्ड म्हणता येईल नाही का, हो. चाइल्ड त्याच्यासोबत मग करताना थोडा बघावं लागेल. बरं. जनरली ना रिॲक्ट ॲप ना असेच असतात की एक मोठा पॅरेंट कंपोनंट म्हणजे मोठा कंटेनर कंपोनंट असतो आणि त्या कंपोनंट मध्येच मग बाकीच्या सगळ्या गोष्टी रेंडर केल्या जातात. जसं आता हा इथं मोठा कंपोनंट आहे समजा
तर याला दोनच चाइल्ड ठेवलेले आहेत आणि आता जे काही रिफ्लेक्टिव्ह चेंजेस मी करणार नाही तर ते रिफ्लेक्टिव्ह चेंजेस ह्या कंपोनंट मध्येच होत जातील आणि हा जो नॅव बार आहे किंवा हा जो तुमचा साइड बार आहे हा प्रत्येक कंपोनंटच्या वेळेस असाच राहील. इकडे मग काही चेंजेस होऊ द्या. ओके, हा सगळीकडे एकच राहील, त्याचा व्ह्यू फिक्स राहील असं. आणि सर जेव्हा आपण इकडे जसा साईड बार घेतलाय तर त्याला स्पेशली आपला ड्रॅग बटन नाही म्हणत का सर हा 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 स्लाइडर, तर तो कसा आणायचा? म्हणजे इकडे या बाजूला म्हणता का? नाही सर, आपलं म्हणजे मेन पेजचा आहे सर स्लाइडर इकडे दाखवतो. हम्म. म्हणजे आता दोन कंपोनंट दिलेले आहेत. म्हणजे आपण समजा ग्रिड सिस्टम मध्ये घेतला, एका याला 10% म्हणजे आपला 2चा घेतला आणि एक 10चा घेतलेला आहे. ग्रिड मध्ये 2 कॉलम घेतले आहेत, एक 10 आणि एक 2चा. तर जो 2 याचा दिलेला आहे कॉलम, तर याला म्हणजे नका स्लाइडर कसा आणायचा, त्याचा एक इंडिव्हिज्युअल स्लाइडर पाहिजे. ओके ओके, हा म्हणजे एक वेगवेगळा स्लाइडर कसा आणायचा असं विचारताय ना? हा हा, त्याला एक स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टी यूज करावी लागते. दोन्ही इंडिव्हिज्युअल याला एक स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टी यूज करावी लागते. आता रिॲक्ट मध्ये मी अजूनही यूज नाही केलेला आहे त्याला HTML मध्ये केलेलं होतं. पण रिॲक्ट मध्ये दोन वेगवेगळ्या डिव्हला स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टी कसं ते थोडं बघावं लागेल मला. आणि आपण जसे रिॲक्ट मध्ये इमेजला आपण इम्पोर्ट केले होते, व्हिडिओ आणि ऑडिओला पण करत आहे का? व्हिडिओ आणि ऑडिओला करू शकता, पण जनरली UI ऍप्लिकेशन मध्ये ऑडिओ आणि व्हिडिओला तेवढा स्कोप राहत नाही. इमेजेस फक्त. हा, इमेज जास्तीत जास्त UI म्हणजे रिॲक्ट ना जास्तीत जास्त UI ऍप्लिकेशनच बनवण्यासाठी यूज करतात. मोस्ट ऑफ वेबसाईट बनवण्यासाठी कोणी असं यूज नाही करत. ओके, ठीक आहे. करू शकता तुम्ही, असं काही नाही, पण ते जास्त स्पेस घेतात थोडं. हा, ऑलरेडी तो 400 MB होऊन गेलेला. हा हा बरोबर. 300 कितीतरी MB तर ऑलरेडी होऊन जातो. ब्लँकच असल्यानंतर 282 MB चा राहते सर. हो हो हो, ठीक आहे ते सर. जास्त जाईल. जेवढा तुमचा डेटा वाढत जाईल ना तेवढा तुमचं अप्लिकेशनचं साईज पण वाढत जाईल असं. ओके सर. ठीक आहे, तर याला आपण वाइंड अप करू आणि याला बाकी जो प्रोग्राम वर्क आहे ते उद्याला बघू आपण. ओके. So bye bye. Have a nice day ahead to both of you.